क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम विकास सोनी आईपी है। आप सब बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और इस सीरीज़ में जिसका नाम है आईपी की सीरीज़। और हमने इस सीरीज़ को बनाया है एनडीए एग्ज़ाम के लिए, एयरफोर्स नेवी सीरीज़ के बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं इन एग्ज़ाम्स की। तो कंप्लीट फिज़िक्स करेंगे हम इस सीरीज़ के अंदर। इससे पीछे वाली वीडियोज़ में हम मॉडर्न फिज़िक्स में सेमीकंडक्टर के कांसेप्ट को पढ़ रहे थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, आप अगर ऊपर आई बटन को देखेंगे, आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसको देखें तभी ये थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। और इससे पहले वाली वीडियोज़ को भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इतने में सब बच्चे क्या कर दीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना। तो सेमीकंडक्टर आपको पता होगा, कांसेप्ट हमने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। और सेमीकंडक्टर में आज का जो हमारा जो कांसेप्ट रहने वाला है, वो कांसेप्ट रहने वाला है बेटा जी पीएन जंक्शन डायोड का। देखो, पीएन जंक्शन बोल देते हैं या इसको हम जंक्शन डायोड के नाम से भी जानते हैं। इसको बेटा जी जंक्शन डायोड भी कहा जाता है। ठीक है? अब ये डायोड होती क्या है कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता था? जब हम एक प्योर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते थे, 3 वैलेंसी वाला कोई एटम ऐड करते थे, उससे पी टाइप सेमीकंडक्टर बन के आता था। और अगर हम वही प्योर में एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते थे, 5 वैलेंसी वाले एटम को ऐड करते थे, जो जो हमारे पास सेमीकंडक्टर बन के आता था, वो एन टाइप आता था। अब अगर आपको कहा जाए कि आपने एक ऐसा अरेंजमेंट बना लिया जिसमें पी टाइप भी है और एन टाइप भी है और उन लोगों को आपस में क्लोज कांटेक्ट में लेके आए हो, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे उनको कांटेक्ट में लेके आए हो, बस उसी अरेंजमेंट को, अरेंजमेंट जिसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम एक क्लोज कांटेक्ट में लेके आते हैं एन टाइप के साथ, तो जो फॉर्मेशन होता है, जो उन दोनों के मिलने से बनता है बेटा जी, उसको पीएन जंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीएन जंक्शन या जंक्शन डायोड कहा जाता है। जंक्शन डायोड का सिंबल आपसे पूछा जा सकता है बेटा जी, इस तरह का सिंबल रहता है। एक ट्रायंगल आपने इस तरह से बना लेनी है और ट्रायंगल के बिल्कुल इस कॉर्नर वाली जगह पे स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से बेटा जी ये एन साइड इंडिकेट करता है और ये जो दूसरी साइड है, ये प्लेन वाली जो है, ये पी साइड इंडिकेट करती है। जो पी साइड है इसको बेटा जी एनोड भी कहा जाता है। जो एन साइड के साथ वायर हमने जोड़ रखी है उसको कैथोड भी कहा जाता है। तो ये सिंबल है, आपने इसको याद रखना है। अच्छा, अब होगा क्या जब हम एक पी टाइप और एन टाइप को जोड़ते हैं तो? अब आपको मैं बताना चाहूँगा, पी टाइप में पॉजिटिव यानी होल्स जो हैं, जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। वहीं अगर अपन एन साइड की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा होते हैं और होल्स इनके कंपैरिजन में कम होते हैं। मेजॉरिटी माइनॉरिटी मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जैसे ही हम इनको क्लोज कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं तो इस जंक्शन के नज़दीक देखो, ये जो बीच वाला पार्ट होता है, इस जंक्शन के नज़दीक होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि एक साइड में अगर मैं आपसे बात करूं तो एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे हैं, मेजॉरिटी में हैं, लेकिन पी साइड में इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। तो यहाँ पर एक कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा जी वो एन साइड को छोड़कर पी साइड में जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब उधर जाएंगे, वहां पर जाएंगे तो उस होल के साथ कंबाइन होते हैं जाके। अब मेरी बात को समझें कि एन साइड है ये, मान लीजिए, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, न्यूट्रल होता है एन साइड, ये भी मैं बता चुका हूँ। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पीछे एक पॉजिटिव आयन छोड़ जाता है और जैसे ही वो पी साइड में इलेक्ट्रॉन जहां पर जाएगा वहां पर क्या बना देगा, नेगेटिव आयन बना देगा। यानी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इस रीजन के लेफ्ट साइड और राइट साइड में बात करूं तो इस जगह पे और इस जगह पे आप देखोगे इमोबाइल आयंस की लेयर बनने लग जाएगी। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आयंस की लेयर बनने लग जाएगी और इस तरफ नेगेटिव चार्ज आयंस की लेयर बनने लग जाएगी। इधर नेगेटिव क्यों पी साइड में? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं। और इधर पॉजिटिव क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं। पहले पी और एन दोनों न्यूट्रल थे, तो आप देखोगे बीच में एक लेयर बन जाएगी। अब इनके बारे में भी अपन बात करते हैं, देखो इन लेयर्स के बारे में भी बात करते हैं, है ना। तो इस तरह से बेटा जी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब मूवमेंट स्टार्ट होने से क्या होगा, देखिए मैंने वही बताया। तो आप देखेंगे बीच में, यानी इस डिप्लेशन, ये जो बीच वाला पार्ट है जहां पर जंक्शन हमने इनको बनाया, आप देखोगे उसके लेफ्ट एंड राइट थोड़ी जगह पे आयंस की एक लेयर बन जाएगी। ये एक ऐसे आयंस हैं जो मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। ये मोबाइल्स, ये इमोबाइल आयंस हैं। ये जो इमोबाइल आयंस की जो लेयर बनी, यहाँ पर कोई चार्ज कैरियर नहीं रहा अब, क्योंकि चार्ज कैरियर, इधर इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए, वहां पर होल थे वहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। अब इनके पास चार्ज कैरियर नहीं है, तो ये जो बीच वाला रीजन बना, आप जो देख पा रहे हैं, ये जो बीच वाला बेटा जी इमोबाइल आयन का ये जो रीजन है, इस रीजन को कहा जाता है डिप्लेशन लेयर। इसको डिप्लेशन लेयर क्यों कहा? क्योंकि इनमें चार्ज कैरियर्स नहीं है, इनमें चार्ज कैरियर्स डिप्लीट है। डिप्लीट का मतलब है कमी होना, तो यहाँ पर चार्ज कैरियर्स की कमी है, इस वजह से इसको डिप्लेशन लेयर बोला।
और बेटा जी इसकी जो विड्थ होती है इसको डिप्लेशन विड्थ या डिप्लेशन लेयर्स विड्थ कहा जाता है, और ये लगभग 10⁻⁻6 मीटर की रेंज की होती है, बहुत थोड़ी होती है। साथ ही साथ आप क्या देखोगे, इस तरफ ये पॉजिटिव प्लेट की तरह काम कर रहा है और ये वाला नेगेटिव प्लेट की तरह काम कर रहा है। एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है इस डिप्लीशन लेयर पे, और इसको हम पोटेंशियल बैरियर के नाम से जानते हैं। बोलिए सर, पोटेंशियल बैरियर क्यों कहा? क्योंकि बैरियर नाम से फीलिंग आ रही है कोई रुकावट हो। अरे बिल्कुल, ये एक रुकावट ही तो है। तो सर रुकावट कैसे है, थोड़ा सा समझा दो। अब देखो, मैंने आपके लिए फिर से एक पी टाइप वाला क्रिस्टल बनाया, तो इस तरह से मैंने क्रिस्टल बना दिया। कोई बात नहीं, बन गया तो अच्छी बात है, बनाना ही तो चाहिए था। अब मैंने आपको कहा देखो भाई साहब, ये बीच वाली लेयर है, बना दिया तो सर बहुत अच्छी बात है। अब मैंने कहा इस तरफ पी साइड था बेटा जी, इस तरफ एन साइड था। अब मैंने आपको एक बात बोली कि भैया इस साइड में, इस रीजन में, इतनी इतनी जगह में और इस जगह में आप देखोगे इमोबाइल आयंस की लेयर बनी थी। और किस तरह के इमोबाइल आयन थे, यहाँ पर आप देखोगे पॉजिटिव आयंस जो थे वो आ रहे थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनसे निकले थे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था। तो ये वाली साइड पॉजिटिव की तरह काम कर रही है, ये वाली नेगेटिव, तो ये दो प्लेट्स हैं। अब आप मुझे बताओ, आपने अगर पढ़ा हो तो कुछ इस तरह की चीजें पढ़ी है। देखिए अगर ये दो प्लेट्स है बेटा जी, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये माइनस की प्लेट है, नेगेटिव, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तो बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। इधर की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को रख दूं और एक मैं प्रोटॉन को रख दूं, बताओ इनके साथ क्या होगा? जल्दी से बताओ। बोले सर इन पे फोर्स लगेगा, क्योंकि फील्ड जहां भी आ गया तो फोर्स तो लगेगा लगेगा। भैया किस तरफ लगेगा वो भी तो बता दो। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, प्लस वाली चीज के ऊपर हमेशा फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे यानी इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना। यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मैं फिर से बता दूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा फील्ड के अपोजिट अपने आप जाता है। मैं तुमसे पूछूं क्या ये फील्ड की डायरेक्शन में इधर जा सकता है? बोले सर नहीं जा सकता, क्योंकि फोर्स ही तो उस पे प्लस की तरफ लग रहा है। अब मुझे बताओ, पी साइड में यहाँ पर होल बहुत ज्यादा है और एन साइड में यहाँ पर बेटा जी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ऐसी तो कहानी है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं उधर, क्या ये जा पाएंगे? बोले सर ये प्लस की प्लेट या माइनस, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से सेटअप है इसके बीच में, इस डिप्लेशन लेयर का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है ऐसा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है? ये नॉट पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमेशा फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, अब उसकी डायरेक्शन में अपने आप जा ही नहीं सकते। हाँ कोई बहुत ज्यादा एनर्जी दे दे तब जा सकते हैं, वरना अपने आप नहीं जा सकते। और वहीं पर यहाँ पर होल है, क्या होल इस तरफ आ सकते हैं? इधर आने का मतलब कि होल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करना पड़ेगा। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले ये भी आपको बताया कि प्लस वाली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो हमेशा फील्ड की ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ये होल अपोजिट तो जा ही नहीं सकता, यानी होल का मूवमेंट भी नॉट पॉसिबल, नहीं होगा अपने आप पॉसिबल। तो यानी ये जो बीच वाली लेयर है बेटा जी, ये तो रोकने का काम कर रही है। ये पी टाइप के होल को नहीं इधर जाने दे रही, और ये एन टाइप के इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने दे रहा, तो बीच की ये जो लेयर है एक टाइप से बैरियर का काम कर रही है। इसका जो पोटेंशियल है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बेटा जी बैरियर का काम कर रहा है। इसीलिए आप जरा ध्यान दें, इसका नाम रखा गया बैरियर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस जो कि डिप्लेशन लेयर पे है, ये काम क्या करता है? इट रेजिस्ट, ये रोकता है बेटा जी, ध्यान रखना, इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इनको जाने से रोकता है ना। किसको किससे मैंने बता दिया आपको, यानी ये जो पी साइड है बेटा जी, यहाँ से होल को नहीं जाने देता, एन साइड से इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देता। अब हर मटेरियल के लिए बैरियर पोटेंशियल की एक अलग वैल्यू होती है। जैसे जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। यानी मैं तुमसे जर्मेनियम के लिए बोलूं तो बोलूंगा सर जर्मेनियम के इस लेयर का पोटेंशियल 0.3 वोल्ट है। जब तक हम बाहर से अगर 0.3 वोल्ट नहीं लगाते तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा ही नहीं सकते, वोल्ट भी नहीं जा सकते। और सिलिकॉन में यही काम 0.7 वोल्ट तक नहीं होता। तो ये था बेटा जी डिप्लेशन लेयर का थोड़ा सा कंसेप्ट। एंड अब उसके बाद है हमारा अगला पॉइंट। अब देखो डिप्लेशन लेयर से मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि देखिए ये जो डोपिंग होती है ना, डोपिंग मैंने बताया था इम्प्योरिटी ऐड करना, डोपिंग का भी डिप्लेशन लेयर पे काफी इफेक्ट पड़ता है। अगर डोपिंग काफी ज्यादा हो बेटा जी, ज्यादा डोपिंग को हैवी डोपिंग भी कहा जाता है। तो डोपिंग हैवी होने से जो डिप्लेशन लेयर है बेटा जी, ये क्या होती है? थिन होती है। क्या होती है? थिन हो जाती है। ये चीज आपकी याद रखनी है डायरेक्टली। ठीक है, बाकी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो कंसेप्ट है वो बेटा जी वो है बाइसिंग।
अच्छा, बाइसिंग किसका? एक पीएन जंक्शन डायोड का। बाइसिंग का एक्चुअल में मतलब होता है एक डायोड को बैटरी से जोड़ना, एक डायोड को बैटरी से जोड़ना, वे ऑफ कनेक्टिंग विद बैटरी और ईएमएफ सोर्स। बैटरी से जोड़ना मतलब एक डायोड में एक पी साइड है बेटा जी, एक एन साइड है। अब बैटरी के भी तो दो साइड होती हैं, एक प्लस की होती है, एक माइनस की। अब प्लस माइनस की बजाय हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल वर्ड लिखिए तो ज्यादा बेटर है। अब हम क्या करें, पी को पॉजिटिव से जोड़ें एन को नेगेटिव के साथ, या फिर पी को नेगेटिव और एन के पॉजिटिव। तरीका तो कुछ भी हो सकता है। अरे बस इसी तरीके को, इसी वे को हम बाइसिंग बोलते हैं। बाइसिंग का मतलब होता है पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से जोड़ना। पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से जोड़ना, ये बाइसिंग कहलाता है। अब बाइसिंग भी क्या अलग अलग तरह की होती है, बिल्कुल अभी भी मैंने बताया। बाइसिंग बेटा जी दो तरह की होती है। पहला जो तरीका है वो है फॉरवर्ड बाइसिंग। पहला तरीका कौन सा बेटा जी? फॉरवर्ड बाइसिंग। अब अच्छा, इसमें होता क्या है, देखो मैं डायोड वाइज सिंबल से भी बता देता हूँ। देखो ये डायोड वाला सिंबल, ये पी साइड है, ये एन साइड है, और ये हमने एक सेल बना लिया। बैटरी भी बना सकते हो, ये इसका हायर पोटेंशियल, ये लोअर, मतलब इसको अपन पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं। अगर पी साइड को पॉजिटिव से ही जोड़ा जाए और एन साइड को नेगेटिव से ही जोड़ा जाए, पी साइड हायर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है और एन साइड लोअर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है। अब इस डायग्राम वाइज भी देख लो, पी साइड है बेटा जी वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, एन साइड नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ एज इट इज। अब अच्छा, इससे थोड़ा सा जुगाड़ समझो। डिप्लेशन लेयर का फील्ड कुछ इस तरह से है, आपको पता है इस तरह से होता है। आपने पी साइड को प्लस से जोड़ दिया और इसको नेगेटिव से, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से सेटअप हो गया। यानी फॉरवर्ड बाइसिंग वाली बैटरी लगाने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कम हो जाता है बैरियर पोटेंशियल का। बैरियर पोटेंशियल का फील्ड अगर बेटा जी इस तरफ है, बैरियर पोटेंशियल का फील्ड इधर है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट है। बैरियर पोटेंशियल अगर रोकने का काम करता है तो शायद ये हेल्प करेगा। क्यों? सोचो जरा, ये प्लस वाली प्लेट हो गई इस तरफ, अब ये होल्स को धक्का मारेगा। अब ये जा, अब मैं तेरे को ताकत देता हूं तो उस जंक्शन को क्रॉस कर, और वहीं से ये साइड नेगेटिव से जुड़ी है तो ये साइड इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगी, जा तू डिप्लेशन लेके उधर जा, अब हमारा तो अब हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तो ये जो बैटरी है फॉरवर्ड बाइस के अंदर, वो हेल्प करती है इलेक्ट्रॉन और होल को इधर उधर जाने से। अब इसके क्या क्या रिजल्ट आएंगे वो देख लो। फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर डिप्लेशन लेयर की विड्थ डिक्रीज होती है, ये आपने याद रखना है। क्यों? आजू बाजू से सोचो, धक्का लगेगा, डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगी, है ना। दूसरा, फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड है, बोले रेजिस्टेंस कैसे आया? अब तुम मुझे बताओ यार, फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर करंट जो है वो उसमें कितना फ्लो हो रहा है, वो तो डिपेंड कर रहा है उस डायोड पे, उसके बैरल पोटेंशियल पे, है ना। तो वो एक एक टाइप से रेजिस्टेंस का ही तो काम कर रहा है। और फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर हमें जो रेजिस्टेंस मिलता है वो लगभग 10 से 25 ओम मिलता है, यानी कहने का मतलब बहुत कम मिलता है। फॉरवर्ड बाइसिंग अगर आप जब भी डायोड की करते हो, जब भी डायोड में पी साइड को हायर से जोड़ते हो, एन साइड को लोअर से जोड़ते हो, या पी साइड को पॉजिटिव से एन साइड को नेगेटिव से, उस केस में करंट अच्छा खासा फ्लो करता है और जो डायोड है उसका रेजिस्टेंस ना के बराबर है, बहुत थोड़ा है। फॉरवर्ड बाइस के टाइम पे देखिए, फॉरवर्ड बाइस क्या करता है, अपोज करता है बैरियर पोटेंशियल को। बिल्कुल बैरियर पोटेंशियल के अपोजिट ही तो होता है, जिसकी वजह से बैरियर पोटेंशियल है बेटा जी वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, और उस टाइम पे करंट भी तो बनेगा, है ना। करंट बनेगा तो उसको हम फॉरवर्ड करंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा जी? फॉरवर्ड करंट। अच्छा, करंट बना कैसे, जरा सोचो। मैं इस पूरे को एक तो मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा तुम्हें ये चीजें क्लियर हो जाए। ये फालतू की चीजें मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। ठीक है जी। अब चलो समझते हैं इस कंसेप्ट को। तो एक मेरी बात सुनी, पहले इधर वाले होल उधर नहीं जा पा रहे थे और इधर वाले इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जा पा रहे, बिल्कुल नहीं जा पा रहे थे। अब आपने जैसे ही फॉरवर्ड बाइस किया, ये प्लस वाला इसको धक्का मारेगा तो यहाँ से होल इधर आना स्टार्ट हुए, या जंक्शन की तरफ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाना स्टार्ट हुए रिपल्शन की वजह से, क्योंकि ये नेगेटिव है, सारा नेगेटिव से जुड़ा है ना, और ये प्लस से जुड़ा है, यानी इनका मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब आपको पता है इनके मूवमेंट से तो करंट बनेगा, है ना। ये करंट किस पे डिपेंड करेगा, अब जितना ज्यादा तुम वोल्टेज ये वाला लगाओगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। और इस बार ये जो करंट फ्लो कर रहे हैं बेटा, मेजॉरिटी वालों की वजह से कर रहे हैं। इधर की होल, इधर सॉरी, इधर की इलेक्ट्रॉन एन साइड के और बी साइड के होल की वजह से, इसको मेजॉरिटी करंट या इसको फॉरवर्ड करंट कहा जाता है। फॉरवर्ड करंट बहुत ज्यादा बेटर है, फॉरवर्ड करंट। अच्छा, जब हम ना एक ग्राफ प्लॉट करते हैं अप्लाइड वोल्टेज के बीच में और कितना करंट बना, जो करंट बनता है बेटा जी वो मिली एम्पियर के आसपास बनता है, कोई ज्यादा एम्पियर्स में नहीं होता। तो एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है इनके बीच में फॉरवर्ड बाइस के लिए, और वो जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है।
एक टाइम ऐसा आता है ग्राफ ऊपर की ओर चलना स्टार्ट कर देता है, घुटने की तरह, जैसे हमारा पैर का घुटना तो मुड़ जाता है, वैसे एकदम आता है। तो उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर ये ऊपर ग्राफ ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, यानी जो करंट है वो एकदम से बढ़ना स्टार्ट कर देता है, उस पर्टिकुलर वोल्टेज को नी वोल्टेज कहा जाता है। और इसके लिए जर्मेनियम के लिए लगभग 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7। ये नी वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल के बराबर ही तो है। अब जरा आप ध्यान दें, बैरियर पोटेंशियल का मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अब अगर पीछे आपको स्लाइड याद हो तो ये देखो बेटा जी, जर्मेनियम के लिए 0.3 था, सिलिकॉन के लिए 0.7 था। बस यानी बैरियर पोटेंशियल जितना वोल्टेज मिलेगा तब तक तो करंट थोड़ा है, और बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा लगाते ही करंट एकदम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल तो खत्म हो गया, अब इधर उधर जाना स्टार्ट हो गई वो चार्ज कैरियर्स। अब इसी तरह से बेटा जी दूसरा जो टाइप है वो है रिवर्स बाइसिंग। अब देखो बिल्कुल उसका उल्टा है। उल्टा मतलब एक जो पीएन जंक्शन डायोड है, ये उसकी पी साइड है, ये उसकी एन साइड है। अगर हम क्या करें, बैटरी को कुछ इस तरह से जोड़ दें कि पी साइड को लोअर पोटेंशियल से जोड़ा यानी नेगेटिव से, और एन साइड को हायर पोटेंशियल से जोड़ दिया यानी पॉजिटिव से। इस तरह के कनेक्शन को रिवर्स बाइसिंग कहा जाता है। आप देख पा रहे हो दूसरे डायग्राम में भी। और इससे क्या होगा, इससे बिल्कुल उल्टा काम होगा। अब एक तो डिप्लेशन लेयर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही थी, और आपने भी क्या किया, एक्सटर्नल बैटरी लगा दी, वो भी क्या कर रहा है, कुछ इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है एक्सटर्नल वाला। यानी हम तो बैरियर पोटेंशियल का साथ दे रहे हैं इस बार। बैरियर पोटेंशियल रोक रही है, ऊपर से ये भी रोक रही है। देखो ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहते थे इधर की तरफ, लेकिन अब प्लस का प्लेट इसको वापस पीछे खींच रही है। इधर ये होल जो थे बेटा जी, ये लेयर की तरफ जाना चाह रहे थे, माइनस वाला उसको पीछे खींच रहा है। तो यानी ये डिप्लेशन लेयर से दूर हट रहे हैं इस बार। तो सारा का सारा काम उल्टा हो जाएगा जो पीछे वाली कंडीशन में पड़ा। सबसे पहले क्या है, रिवर्स बाइसिंग में जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ने लगेगी, ये याद रखना। और इसका रेजिस्टेंस लगभग 10 की पावर 5 ओम होता है। सोचो जरा, बीच की लेयर तो और बढ़ रही है, तो करंट तो मूव ही नहीं करेगा, करंट बहुत कम होगा, यानी इस केस में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। याद रखना, फॉरवर्ड बाइस के केस में रेजिस्टेंस बहुत थोड़ा सा 10 से 25 ओम के आसपास था, लेकिन रिवर्स बाइस के केस में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। एक टाइप से ऐसे समझे, इतना ज्यादा करंट है कि करंट ना, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है, करंट ना के बराबर है। फॉरवर्ड बाइस में यानी करंट आसानी से फ्लो हो जाता है, रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं होता। ये चीजें याद रखें। नेक्स्ट, रिवर्स बाइस जो है वो सपोर्ट करता है, मतलब वो हेल्प करता है किसकी, पोटेंशियल बैरियर की। करंट इससे फ्लो नहीं होता, आपको पता होगा है ना मेजॉरिटी जा पाती है उधर उधर। स्मॉल रिवर्स करंट में एग्जिस्ट। यहाँ पर एक नई चीज सुनो। चलो सर, आप ये तो ठीक है कि ये जो एन साइड है, इधर वाली बेटा जी एन साइड थी, इधर वाली पी साइड थी, हमने बोला होल नहीं जा पा रही, एन साइड के इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे, ठीक है, मेजॉरिटी वाले नहीं जा रहे, चलो मान लेते हैं मेजॉरिटी वाले मूव ही नहीं कर रहे। लेकिन मेजॉरिटी के अलावा भी तो कोई चीज है ना इसके अंदर, माइनॉरिटी नाम की भी तो चीज है एक। तो माइनॉरिटी का जिक्र क्यों नहीं किया, चलो उसका जिक्र कर लेते हैं। अब देखिए इस एन साइड में मेजॉरिटी में कौन होता है, मेजॉरिटी में होते हैं इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी में कौन होते हैं, माइनॉरिटी में होल होते हैं। और यहाँ पर उल्टा बिल्कुल, मेजॉरिटी में कौन है, मेजॉरिटी में होल है, माइनॉरिटी में कौन है, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है। यानी यहाँ अब मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा, माइनॉरिटी वालों की, यहाँ मैं होल की बात करूंगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है इस तरह से है, और अप्लाइड भी इस तरह से। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाके खुश है, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप इधर आ जाएगा। और होल प्लस का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाके खुश है, वो इस तरह से चला जाएगा। यानी माइनॉरिटी वाले इधर उधर आना जाना कर लेंगे, और माइनॉरिटी वालों की वजह से करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और बेटा जी ये माइनॉरिटी वालों की वजह से जो करंट बना, इसको रिवर्स करंट कहा जाता है। रिवर्स करंट कहा जाता है। ये बहुत थोड़ा होता है, और किसकी वजह से होता है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अच्छा, इस तरह से ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए रिवर्स करंट, तो बेटा जी बहुत कम होता है, तो माइक्रो मीटर के एम्पियर की रेंज का होता है। और ये वोल्टेज जो हमने लगाया, तो क्या देखते हैं इस केस में भी ग्राफ जो पहले बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, यानी वोल्टेज बढ़ाने से करंट ना के बराबर। लेकिन एक ऐसी वोल्टेज आती है कि करंट सडनली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है, यानी सर्किट यहाँ ब्रेकडाउन हो जाता है, करंट एकदम से बढ़ने लग जाता है उस सर्किट के अंदर। और जो ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू है जर्मेनियम के लिए लगभग 25 वोल्ट के आसपास होती है, सिलिकॉन की 35 वोल्ट। यानी अगर हम एक जर्मेनियम का एक क्रिस्टल यूज कर रहे हैं, तो 25 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट नहीं लगाएंगे रिवर्स में, वरना वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो टूट जाएगा एकदम से, करंट वजह से वो जल जाएगा। ऐसी सिलिकॉन का लगा रखे तो 35 वोल्ट तक। और आपको बेटा जी पता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स होती है, इनको बहुत कम वोल्टेज पे ऑपरेट किया जाता है, ये 220 पे काम नहीं करती है। वो इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें अलग है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं जिनको काम करने के लिए बहुत थोड़ी वोल्टेज चाहिए, इनकी अपनी एक लिमिटेशन होती है। अब ये जो हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा, देखो इनसे जुड़ी ये छोटी छोटी चीजें ही आपको पता होनी चाहिए थी, जो मैंने आपको बता दी है मेन में। अब इनके अलावा बहुत सारी पीएन जंक्शन डायोड्स होती हैं जिनके यूजेस हैं। काफी सारे पीएन जंक्शन डायोड्स हैं, उनके यूजेस है, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले एक जंक्शन डायोड होती है जिसका नाम है जीनर डायोड।
यानी पीएन जंक्शन ही है एक। तो इस पीएन जंक्शन की खास बात क्या होती है जीनर डायोड की, इसमें बेटा जी डोपिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है, हैवी डोपिंग होती है, और इसको रिवर्स बाइस में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं बेटा जी? रिवर्स बाइस में। देखो यहाँ इसको जोड़ने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा जो तुम याद रखिए और बहुत काम की चीज है। तो पीछे वाले का कंक्लूजन पहले, फिर आगे इसको पढ़ेंगे। फॉरवर्ड बाइस के केस में, फॉरवर्ड बाइस के केस में जो डिप्लेशन लेयर थी बेटा जी, डिप्लेशन लेयर थी, याद रखना, वो क्या हो गई थी? वो डिक्रीज हो गई थी, आपको पता है, कम हो गई थी। बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से करंट फ्लो किया था, और रेजिस्टेंस जो है वो लगभग आपका 10 से 25 ओम तक का था। यानी ओवरऑल देखिए तो करंट फ्लो कर जाता है। वहीं रिवर्स बाइस की बात करें तो जो डिप्लेशन लेयर थी, डिप्लेशन लेयर थी वो क्या हो गई थी? आपको पता होगा, बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी। और अगर अपन बैरियर पोटेंशियल की बात करें तो वो भी बढ़ रहा था। हमारे उस केस में करंट बहुत ना के बराबर फ्लो करेगा, बहुत ही ना के बराबर, इन माइक्रो एम्पियर में। वो भी किसकी वजह से? वो रिवर्स करंट है ये, यानी ये माइनॉरिटी चार्ज की वजह से, और रेजिस्टेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, 10 की पावर 5 ओम के बराबर। आप ऐसे समझ सकते हो कि यार ना के बराबर करंट है, मेजॉरिटी वालों का करंट तो जीरो है, ड्यू टू मेजॉरिटी, ड्यू टू मेजॉरिटी जो करंट है बेटा जी जीरो है। आप ना के बराबर समझ लो, यानी अगर आप एक पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड में जोड़ देते हो तो करंट फ्लो कर जाएगा, लेकिन रिवर्स में नहीं करता। इसका यूज आगे किया जाता है रेक्टिफायर में, इस कंसेप्ट का। चलो आपके लिए एक दो चीजें और हैं मैं आपसे जो पूछूंगा, आपने बताना है कि फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस कौन सा है। तो इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखो ये मान लीजिए एक पीएन जंक्शन डायोड है, मैंने कहा इसको प्लस के 3 वोल्ट से जोड़ रखा है, इसको मैंने प्लस के 2 वोल्ट से जोड़ रखा है। मैंने एक और डायोड लिया, मैंने कहा इसको हमने माइनस के 3 वोल्ट से जोड़ा है, इसको 4 वोल्ट से जोड़ दिया प्लस के। फिर मैंने कहा देखो आपके पास एक डायोड है बेटा जी, इसको 5 वोल्ट से जोड़ रखा है, और यहाँ से मैंने इसको अर्थिंग कर रखी है ऐसे। तो इनके आपको मुझे मीनिंग बताने कि ये फॉरवर्ड बाइस है या बेटा जी रिवर्स बाइस है। ये 2 वोल्ट है प्लस का, ये प्लस का 7 वोल्ट है। ठीक है, मैंने ऐसे काफी सारी डायोड्स बना दी ताकि तुम्हें कंसेप्ट समझ आए यार, माइनस का 3 वोल्ट और ये माइनस का 2 वोल्ट। तो क्योंकि जनरली हमारे मन में यही होता है कि यार फॉरवर्ड रिवर्स का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ना है। नहीं, हायर लोअर का मेन कंसेप्ट होता है। देखो बेटा जी ये पी साइड है, ये एन साइड है। सबकी मैं बना देता हूँ, ये पी साइड एन साइड है, पी एन, ये इसका पी साइड है, ये एन साइड है बेटा जी, ये पी है, ये एन है। देखो पी अगर हायर से जुड़ी हो, देखो पी 3 वोल्ट से है प्लस के, और एन है प्लस के 2 वोल्ट से, यानी पी साइड आपका हायर पोटेंशियल से है, एन साइड आपका लोअर पोटेंशियल से। बिल्कुल ठीक है, तो यानी ये वाला केस आपका हुआ फॉरवर्ड बाइसिंग का। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस केस हुआ। अच्छा इस केस में देखो, पी साइड माइनस के 3 वोल्ट से जुड़ी है, एन साइड प्लस के 4 से, यानी एन साइड हायर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, प्लस का चार्ज ज्यादा ही तो होता है, और पी साइड लोअर पोटेंशियल से है, यानी बेटा जी ये जो हुआ आपका, ये रिवर्स बाइस का केस हुआ। चलो इसको चेक करते हैं, पी साइड प्लस के 2 से है, एन साइड प्लस के 7 से, यानी ये हायर पोटेंशियल इधर है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो यानी बेटा जी ये भी रिवर्स बाइस की कंडीशन है। इसको चेक करते हैं, पी साइड 5 वोल्ट के साथ है, एन वाला अर्थिंग, अर्थिंग का मतलब होता है 0 वोल्ट, तो एन वाला कम के साथ है, पी वाला ज्यादा, बेटा जी ये भी फॉरवर्ड बाइस हुआ आपका। इसको चेक करें, पी वाला -3 के साथ एन वाला -2, ज्यादा कौन है? -2 वाला ज्यादा होता है बेटा जी, ये हायर पोटेंशियल है, और ये क्या हुआ बेटा जी? लोअर पोटेंशियल हुआ। तो यानी ये भी आपका क्या हुआ? रिवर्स बाइस हुआ। तो इस तरह से आपको बाइसिंग का आइडिया होना चाहिए कि ऐसे भी बाइसिंग देखी जाती है, ऐसे भी इनको देखा जाता है। चलिए जी अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, अब हम उस पे वापस चलते हैं। तो मैंने आपको कहा यार पीएन जंक्शन डायोड के काफी सारे इस्तेमाल होते हैं, यूजेस होते हैं, उनमें सबसे पहला यूज है जीनर डायोड के तौर पे। तो जीनर डायोड कुछ नहीं है, एक पीएन जंक्शन डायोड ही है जिनको रिवर्स में जोड़ा जाता है, और डोपिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है। सिंबल आप देख सकते हो, इस तरह से जंक्शन डायोड है, और उसके बाद इस तरह से जेड का निशान बना दिया जाता है, जेड फॉर जीनर, आप ऐसे दिमाग में या आइडिया बिठा सकते हो। ठीक है ना, ये जीनर डायोड का सिंबल होता है, आपको पता होना चाहिए। क्या इस्तेमाल होता है? जीनर डायोड का यूज होता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। बस एक नाम याद रखना है कि जब वोल्टेज को रेगुलेट करना हो, कंट्रोल करना हो, हम चाहते हैं कि आउटपुट में एक फिक्स वोल्टेज मिले, वहां जीनर डायोड का यूज किया जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, हमारे घरों में मोबाइल फोन का जो चार्जर होता है, उन सब में जीनर डायोड का यूज किया जाता है। एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर वोल्टेज ही हमें हमारे मोबाइल की बैटरी को चाहिए चार्ज करने के लिए। तो हर एक चार्जिंग यूनिट्स के अंदर भी आप देखोगे तो डायोड्स लगी होती है। इवन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं सबके अंदर डायोड्स लगी होती है, और जीनर डायोड खासकर लगी होती है। तो ये था जीनर डायोड। इसके बाद एक बहुत ही फेमस डायोड है, देखो इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, फुल फॉर्म भी आती है इनकी। तो एलईडी जिसको कहा जाता है, जिसको पूरा नाम जिनका है बेटा जी लाइट एमिटिंग डायोड, यानी एक ऐसा डायोड, डायोड नाम से समझ ही होंगे, एक पीएन जंक्शन डायोड है। अच्छा जी, खास बात क्या है इसकी? ये लाइट को एमिट करता है, लाइट बनाता है। बेटा जी एक पीएन जंक्शन है, इसको फॉरवर्ड बाइस में हम इस्तेमाल करते हैं।
सिंबल आप देख सकते हो, डायोड वाला जो सिंबल है वही है सेम, बस इससे लाइट को बाहर की तरफ निकाल रखा है इस तरह से। और बाद में सर्कल बनाना चाहो इसके ऊपर तो सर्कल भी बना सकते हो, विदाउट सर्कल भी ये सिंबल दिख सकता है। अब आपको पता है यार, एलईडी जो है वो तो अलग-अलग कलर एमिट करती है। एलईडी सबने देखा होगा, मोबाइल फोन के अंदर ये पीछे फ्लैश लाइट में देखा होगा, ये भी एलईडी होती है। एलईडी टीवी जो आते थे उनके अंदर भी एलईडीज़ का यूज़ किया जाता था। डेकोरेटिव लाइट्स में एलईडी का यूज़ किया जाता है। यूजेस अभी हम कर लेंगे। तो कलर तो कुछ भी हो सकता है यार, अलग-अलग कलर की लाइट्स होती हैं, आपको पता है। तो अगर आप सेमीकंडक्टर में गैलियम और आर्सेनाइड का यूज़ करते हो तो आपको जो लाइट मिलती है वो इंफ्रारेड रीजन में होती है, जिसका यूज़ आईआर सेंसर्स के अंदर, मोबाइल कंट्रोल में ब्लूटूथ होता है, आपको पता होगा, मोबाइल से टीवी कंट्रोल हो जाता है, रिमोट कंट्रोल होते हैं, उन सब में आप देखोगे जो एलईडीज़ बल्ब लगे होते हैं उनमें यही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इंफ्रारेड एमिट करते हैं, हमें नहीं दिखाई देती है। गैलियम फोस्फाइड का यूज़ करने से रेड या ग्रीन कलर की लाइट हमें मिलती है। गैलियम आर्सेनाइड और फोस्फाइड तीनों का यूज़ करें तो रेड और येलो कलर की लाइट मिलती है। तो अलग-अलग कलर हम ले सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है? ज़्यादा इनकी फंक्शनिंग के डिटेल में नहीं जाना, हमें बस इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा आइडिया होना चाहिए। फिर करते हैं यूजेस की बात, तो एलईडीज़ के ढेर सारे यूजेस हैं। तो सबसे पहले कहा, इंफ्रारेड एलईडी जो है उसका यूज़ किया जाता है बर्गलर अलार्म सिस्टम्स के अंदर। बर्गलर अलार्म आपको पता होगा, घुसपैठ वगैरह ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, तो वहाँ पर बचाने के लिए सिस्टम्स में इसका यूज़ किया जाता है। कुछ इस तरह का जुगाड़ होता है, मैं आपको बताना चाहूँ, एक छोटा-सा प्रोटोटाइप ही समझ लीजिए। मान लीजिए एक गेट है बेटा जी इस तरह से, और हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक एलईडी लगा रखा है जो कि इंफ्रारेड एमिट करता है, और यहाँ पर उसको सेंस करने के लिए एक फोटो डायोड लगा दी। मतलब जो लाइट को डिटेक्ट करता है। और ये जो जो डायोड है, ये मान लीजिए एक सायरन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना? जब ये मतलब कनेक्शन हट जाता है, जब तक इस पे करंट फ्लो होना बंद कर जाता है, तो ये आवाज़ करने लग जाता है। अब हमने क्या कर रखा है, मैंने आपको कहा भी, देख, ये जो एलईडी वाला है ये लगातार इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट कर रहा है, वो रेडिएशन लगातार फोटो डायोड तक पहुँच रही है, उसको सिग्नल मिल रहा है, यहाँ कुछ आ रहा है, और लगातार ये जो है ना, इसने इसको बंद कर रखा है, इसको ऑफ कर रखा है। तो जैसे ही कोई आदमी, अब देखो ये इंफ्रारेड है, हमें दिखाई नहीं देती, हमें थोड़ी पता लगेगा यहाँ रेडिएशन जा रही है। जैसे ही कोई आदमी इसको क्रॉस करेगा, जैसे ही वो रास्ते में आएगा तो रेडिएशन पहुँचना बंद हो जाएगी। अब रेडिएशन जब नहीं पहुँचेगी तो इसमें करंट नहीं पहुँचेगा, तो ये क्या करेगा, सायरन को ऑन कर देगा और साउंड जो है ना वो बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बर्गलर अलार्म्स के अंदर एलईडीज़ का यूज़ किया जाता है, जो कि इंफ्रारेड वाली होती है। रिमोट कंट्रोल में भी मैंने कहा यही होता है, बहुत सारे सेंसर्स के अंदर, ड्रोन्स आजकल बच्चे उड़ाते हैं या शूटिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है, उन सब में इंफ्रारेड का ही यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम लाइट की फॉर्म में सिग्नल्स को जब भेजते हैं, तो लाइट बनाते कैसे हैं? एलईडी से बनाए जाते हैं, तब भेजा जाता है टीईआर के थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर। इन इमेज स्कैनिंग सर्किट्स फॉर पिक्चर फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स की जो स्क्रीन्स होती थी वो पहले एलईडीज़ हुआ करती थी। उसके अलावा स्कैनिंग सिस्टम्स के अंदर भी बेटा जी इसका यूज़ किया जाता है। स्कैनिंग सिस्टम क्या करता है? जैसे मान लीजिए मुझे, मेरे फ़ोन को कुछ स्कैन करना है, तो यहाँ से क्या करते थे, यहाँ से एक लाइट एमिट की जाती है, वो नीचे से टकराती है, जाके वापस आती है, इस तरह से सेंस किया जाता है। एलईडीज़ का यूज़ किया जाता है इंडिकेटर लैंप्स में, मतलब किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, रेडियो रिसीवर्स वगैरह के या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मतलब रेडियो में देखोगे छोटे-छोटे बल्ब लगे होते हैं, एलईडी होते हैं, ताकि जैसे मान लीजिए बंद है तो रेड कलर जो है ना ऑफ है, जैसे ही रेड कलर ऑन हो जाता है मतलब वो चीज़ जल रही है। इस तरह से इंडिकेटर्स में एलईडी का यूज़ किया जाता है। हैंड कैलकुलेटर्स, या कैलकुलेटर की स्क्रीन में सबने देखा होगा, डिजिट्स इस तरह से लिखा होगा, इसको जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहा जाता है बेटा जी। जहाँ-जहाँ ये डिस्प्ले दिख रही है ना, तो समझ लीजिए वहाँ ये एलईडीज़ हैं। ये छोटे-छोटे एलईडी से बना है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 सेगमेंट से बना है। इसे अलग-अलग जो है नंबर बन सकते हैं। डिजिटल क्लॉक्स के अंदर ये होता है, घड़ियाँ जो होती है हाथ की, है ना? इस तरह से सेगमेंट्स का यूज़ किया जाता है बेटा जी, इनमें एलईडी ही होते हैं। ठीक है? काफ़ी सारे नंबर इससे बन जाते हैं। इसके काफ़ी सारे यूज़ेज़ थे। इसके अलावा मैं बताना चाहूँ तो मैं एलईडी का यूज़ बेटा जी, आप लिखना चाहो तो ट्रैफिक लाइट लाइट के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। ट्रैफिक लाइट में आपने देखा होगा, है ना? निशान होता है, लाल बत्ती, हरी बत्ती, उसमें आदमी का निशान भी आ जाता है, येलो भी आ जाता है। वो छोटे-छोटे एलईडी से ही तो बना है। एलईडीज़ का यूज़ डेकोरेटिव बल्ब्स में भी किया जा सकता है। डेकोरेटिव बल्ब, फोटो फ्रेम्स वगैरह में देखा होगा आपने, साइड में छोटे-छोटे से लगे होते हैं, भगवान की जो मूर्तियाँ होती है उसके आस-पास बल्ब। ऐसे बहुत सारे यूजेज़ हैं किसके बेटा जी, एलईडी के। ठीक है ना? आई थिंक सो एक चीज़ें क्लियर होंगी जो मैं तुम्हें बताने ही जा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगला कांसेप्ट देखो यार, अगला जो हमारी तीसरी डायोड है वो है फोटो डायोड यार, फोटो डायोड। तो क्या है, लाइटली डोप, मतलब इसमें डोपिंग थोड़ी-सी कम होती है और ये भी रिवर्स स्पाइस में होती है। अच्छा, ज़ीनर डायोड भी रिवर्स स्पाइस थी, फोटो डायोड भी रिवर्स स्पाइस है। उसमें डोपिंग ज़्यादा थी, इसमें डोपिंग कम है। हाँ, बहुत अच्छी। सिंबल देखो क्या है, ये फोटो डायोड है, मतलब फोटो लाइट को सेंस करेगा और उस लाइट से करंट बनाएगा। थोड़ा करंट बनाएगा, आप ऐसे समझो कि ढेर सारा करंट बन जाएगा, तो वो तो सोलर सेल हो जाएगा। फोटो डायोड लाइट डिटेक्टर है बेटा जी।
लाइट डिटेक्टर, फास्टेस्ट लाइट डिटेक्टर, मतलब बहुत फास्ट लाइट को ये डिटेक्ट कर लेता है ना? कि लाइट गिरेगी तो थोड़ा सा करंट बना देता है, बता देता है कि यार लाइट आ रही है इसके ऊपर। तो इस तरह का बेटा जी सिंबल होता है, वही डायोड वाला सिंबल, इस बार इसके ऊपर लाइट आ रही है तो इसलिए लाइट को अंदर की तरफ दिखाया और सर्कल भी बनाया जा सकता है इस तरह से, ये सिंबल होता है। यूजेस की बात करें तो फोटोडायोड कैन टर्न इट्स करंट ऑन एंड ऑफ इन नैनो सेकंड। देखो विद नैनो सेकंड ये अपने करंट को ऑन ऑफ कर सकता है बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इतनी फास्ट होती है। सो इट कैन बी यूज्ड इन फास्टेस्ट फोटो डिटेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, यहाँ यूज होता है। फोटोडायोड आर आल्सो यूज्ड इन फॉलोइंग पर्पज, काफी सारे यूज है इसके, देख सकते हो तुम। देखो डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल, जैसे एलईडी का यूज किया था लाइट को बनाने के लिए, सिग्नल को बनाने के लिए, अब रिसीव भी तो करना है, डिटेक्ट भी तो करना है, तो इसका यूज करो फोटोडायोड का। डीमोडुलेशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल, सिग्नल आ गई उसको अब डीमोडुलेट करना है बेटा जी, अलग करना है, तो इसका यूज किया जाता है। लाइट ऑपरेटेड स्विच, ऐसे स्विच जो लाइट से ऑपरेट होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपकी, देखो बेटा जी ये गली में ऐसे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, इसके ऊपर सोलर पैनल है, सारा दिन सोलर पैनल से चार्ज होती है और रोशनी देती रहती है इस तरह से रात के टाइम पे। अब यहाँ पर एक ना ऑटोमेटिक डिवाइस लगा रखा है, एक सेंसर लगा रखा है, तो क्या होता है कि सारा दिन जैसे इस पे धूप गिरती है, सारा दिन धूप गिरने से ये चार्ज होता रहता है और ये इसको ऑफ रखता है, इसके जो एलईडी बल्ब को ऑफ रखता है। और जैसे ही अंधेरा होता है तो लाइट गिरना बंद हो जाएगी, यानी जो फोटो डायोड इसके अंदर लगी है उसको सेंस हो जाएगा यार लाइट तो मेरे पास नहीं आ रही, तो क्या करेगा इस बल्ब को ये ऑन कर देगा और अंधेरा होते ही अपने आप ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से लाइट वाले स्विचेस इस पे डिपेंड करते हैं। इन स्पीड रीडिंग ऑफ कंप्यूटर पंच कार्ड, पहले ना जो रीडिंग के लिए पंच कार्ड्स यूज करते थे स्कैनर से पहले, तो वहां पर फोटो डायोड्स का यूज किया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स के अंदर, मतलब जब चीजों को काउंट करना हो, जैसे नोट गिनने वाली मशीन होती है ना, पैसे वाली, वहां पर यूज होती है। कुछ जगह पर कहता है गेट में कौन कितने लोग एंटर किए, वहां पर काउंटर्स पे काउंटिंग की जाती है, उसमें इसका यूज किया जाता है। है ना? शॉर्ट करने के लिए, चीजों को अलग अलग करने के लिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज किया जाता है। इवन मैं तुम्हें बताऊं आजकल तो जो सेंसर्स वाला सिस्टम इतना बढ़ गया है, हमारे घरों में सारी चीजें ऑटोमेटिक और सेंसर वाली लगा दी गई हैं, फैंस होते हैं, एसीज होते हैं, जिस तरफ हम मूव करते हैं उधर ही उसकी कूलिंग आती है ना? आजकल सैनिटाइजर का जमाना देखा होगा यार, इधर हाथ करते हैं उस मशीन के आगे, अपने आप वो सैनिटाइजर फेंकते हैं, हाथ आते हैं तो फिर बंद हो जाते हैं। पानी वाली टैप के नीचे जब हाथ करते हैं तब पानी आता है ना? मॉल्स या पीवीएस वगैरह में जाते हैं तो वहां पर वॉशरूम्स में देखा होगा आप सबने, हाथ को ड्राई करने के लिए जो ड्रायर्स होते हैं, जैसे ही नीचे हाथ करते हैं तभी वो हवा फेंकते हैं। तो यार वहां उनमें लगा क्या होता है, वहां सेंसर्स होते हैं। सेंसर में होता क्या है यार, सेंसर में एक आपका लाइट एमिट करने वाला होगा और एक डिटेक्ट करने वाला होगा। लाइट एमिट करने वाला एलईडी होगा और डिटेक्ट करने वाला फोटो डिटेक्टर होगा, यही तो लगे होते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सारे खेल चलते हैं। सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स यार इन्हीं चीजों से तो बना है। तो ये बेटे जी इसके कुछ यूज थे, किसके, ये किसके यूज थे, ये हमने यूज किए थे फोटो डायोड के, फास्टेस्ट डिटेक्टर। अब आते हैं सोलर सेल। देखो फोटो डायोड करंट बनाता है, बिल्कुल सही बात है, इतना नहीं होता कि उसका यूज किया जा सके, लेकिन सोलर सेल में यही काम किया जाता है। सोलर सेल में अच्छा खासा करंट बनाया जाता है, किसकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से। ये डिपेंड करता है बेटा जी फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे, मतलब लाइट की गिरने से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। वोल्ट पोटेंशियल का ही तो यूनिट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और भैया करंट बन जाएगा। तो इसका सिंबल देखो, नाम में ही आ रहा है ना सेल, तो सेल वाला सिंबल बना लो, ठीक है ना, और सर्कल बना दो और लाइट इसके ऊपर गिरा दो, क्योंकि लाइट से ही तो बनाएगा ये। तो ये इसका सिंबल है। तो फोटो डायोड, और इससे सिंबल से कंफ्यूज मत होना, फोटो डायोड के सिंबल में अंदर डायोड बनी होती है और जो आपका सोलर सेल है उसके सिंबल के अंदर सेल बना होता है। यूजेस इसके भी अच्छे खासे, यूज सोलर सेल्स टू चार्ज स्टोरेज बैटरी इन डे टाइम एंड यूज द बैटरी द पावर ड्यूरिंग। बिल्कुल यार, सोलर प्लेट्स के अंदर सोलर सेल ही तो लगे होते हैं, सोलर पैनल के अंदर यही तो लगे होते हैं। दिन के टाइम पे सूरज की रोशनी से चार्ज होते रहते हैं और जब जरूरत होती है फिर उस लाइट का यूज कर लिया जाता है। तो ये इसके यूजेस है। अच्छा, और यूजेस, सोलर सेल का यूज किया जाता है फोटो, अच्छा, सोलर सेल और बेटर कॉल्ड, इसको फोटो सेल्स भी बोल सकते हैं, इनका यूज किया जाता है लाइट मीटर से, लाइट मीटर से। अच्छा, फोटोग्राफी में लाइट मीटर, लाइट मीटर का मतलब होता है जो बताते हैं कि कितनी लाइट आ रही है। देखो मैं बोलता हूँ सोलर सेल लगा रखा है, इस पे लाइट गिरेगी तो ये करंट बनाएगा, अगर ज्यादा लाइट गिर रही है तो ज्यादा करंट बनाएगा। इस तरह से हम लाइट मीटर्स बना सकते हैं जो मेजर कर सके यार इन दोनों डिवाइसेस में से, यार इसकी लाइट ज्यादा है इसकी कम है। सम रिस्ट वॉचेस, कुछ घड़ियों के अंदर इसका यूज किया जाता है जो धूप में चार्ज होती है, जो कहा जाता है ना यार इसको धूप में रख दोगे चार्ज हो जाएगा। हैंड कैलकुलेटर्स में भी लगे होते थे, ऊपर ऐसे 3-4 डिब्बे बने होते थे, बोला जाता था सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं। आजकल तो बहुत सारी मोबाइल के चार्जर वगैरह भी सोलर प्लेट्स वाले आ गए हैं, और अब तो मोटर्स और कार पता नहीं क्या-क्या चीजें सोलर प्लेट्स पे बेस्ड आने वाली है। स्पेस क्राफ्ट के अंदर इसका यूज किया जाता है सोलर सेल्स का। स्पेस क्राफ्ट के अंदर भी, सैटेलाइट्स के अंदर देखा होगा, सैटेलाइट्स के खुद के साइज से बड़ी, तो उसके आसपास इस तरह से बड़ी-बड़ी सोलर प्लेट्स होती हैं। देखा होगा इतनी बड़ी-बड़ी प्लेट्स लगी होती हैं, वो इसी चीज के लिए तो होती हैं।
ठीक है ना। बाकी जुगाड़ भी तो होता है बीच में सारा का सारा फंक्शन वाला, लेकिन ये साइड में जो बड़ी-बड़ी प्लेट्स होती हैं इनमें सोलर सेल ही तो होता है, क्योंकि इस सैटेलाइट्स को इसके अंदर रखे हुए इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, घूमने के लिए नहीं। सैटेलाइट तो घूमती है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, लेकिन सैटेलाइट में रखी काफ़ी सारी चीज़ों को फंक्शन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगी? वो बनती है सोलर प्लेट्स पे। ठीक है? तो ये थे बेटा जी इसके कुछ यूजेस। एंड अगला जो है वो है रेक्टिफायर। एक अगेन डायोड का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो रेक्टिफिकेशन क्या होता है? रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें बेटा जी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदला जाता है। एसी को डीसी में बदलने वाले प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और एक ऐसा डिवाइस जो ये काम करवा दे, एक डिवाइस जो एसी को डीसी में बदल डाले, उसको रेक्टिफायर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, डीसी को एसी में बदलने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं बेटा जी उसको ओसिलेटर कहा जाता है। तो सुने, डीसी को ओसी में बदलना है, ओसिलेटर। एसी को डीसी में बदलना है, एसी को डीसी में बदलना है, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर के अंदर डायोड का ही यूज होता है। अब रेक्टिफायर भी कई तरह के होते हैं। एक होता है बेटा जी हाफ वेव रेक्टिफायर। कुछ इस तरह का इनपुट आता है, उसके पास एक पूरी वेव आती है, अगर आप ध्यान दीजिए साइनोसॉइडल वेव, एक अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन क्या करता है, इसका सिर्फ हाफ पार्ट ही रेक्टिफाई कर पाता है, यानी इसको सिंगल डायरेक्शन में बदल देता है। देखो इसका दूसरा पार्ट नहीं आता। अगर मान लीजिए मैं पूरी वेव कुछ इस तरह से दिखाऊं इसको, तो आप देखोगे इस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स आया, फिर इस तरह से वेव का अगला पार्ट, इस तरह से पूरी वेव का सिर्फ आधा पार्ट ही क्या कर पाता है, रेक्टिफाई कर पाता है। इसमें बेटा जी एक सिंगल डायोड होती है, बस ये याद रखना, फालतू की चीजें नहीं, सिर्फ इसमें बेटा जी एक डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में मैं आपको बता दूं रेक्टिफायर के अंदर डायोड के साथ साथ एक बेटा जी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। क्या यूज किया जाता है? एक ट्रांसफॉर्मर, जनरली कौन सा होता है? स्टेप डाउन। बाकी फालतू की चीजें नहीं, बस जो जो बता रहा हूँ यही याद रखने। रेक्टिफायर इसी को डीसी में बदलने वाला। हाफ वेव क्यों कहा? क्योंकि ये ऐसा है जो आधी वेव बनाता है। ठीक है। और इसमें एक सिंगल डायोड होती है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। साथ ही ध्यान दें ये काम कैसे करता है, वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग प्रिंसिपल यही है, डायोड जब फॉरवर्ड वाइज होगी तो उसमें से करंट फ्लो होगा, रिवर्स वाइज में नहीं होगा। यानी जब ये जो साइकिल आएगा बेटा, शायद इस दौरान ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा तो करंट मिल जाएगा, और जब करंट ये नीचे वाला आएगा तो ये रिवर्स वाइज हो जाएगा, करंट नहीं मिलेगा। बस यही जुगाड़ होता है इसके अंदर। फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा बेटा जी मैं बताना चाहूँ, हमारे इसी चैनल पे सीबीएसई प्लस टू की भी क्लासेस चल रही है, अगर आपको पता होगा। तो जो बच्चा प्लस टू सीबीएसई की तैयारी कर रहा है या एचबीएसई की या किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए काफी यूजफुल वीडियोस हैं। हम चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस भी कर रहे हैं, उनकी वीडियोस आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। और ये जो सेमीकंडक्टर का मैं करवा रहा हूँ, ये सिर्फ मैं मेन मेन चीजें बता रहा हूँ एज थ्योरेटिकल, और थोड़े से फॉर्मूला और डायरेक्ट चीजें। इनको डिटेल में एकदम से डिटेल में हम करेंगे बोर्ड्स के हिसाब से, वो अलग टाइम पे, है ना। अभी सिर्फ ये डिफेंस के लिए मेन मेन चीजें सुनते जाओ। अब एक फुल वेव रेक्टिफायर भी होता है बेटा जी। फुल वेव मतलब पूरी वेव को रेक्टिफाई कर देता है, पॉजिटिव पार्ट को भी नेगेटिव पार्ट को भी। पॉजिटिव पार्ट में भी ऊपर की तरफ सिग्नल दिया, नेगेटिव पार्ट में भी ऊपर की तरफ। यार डीसी में बदलना है, डायरेक्शन तो सेम करनी पड़ेगी। हालांकि ये प्योर डीसी नहीं बनते, क्योंकि प्योर डीसी का ग्राफ एकदम सीधा होता है, मतलब ये मिक्स्ड करंट बन जाते हैं। लेकिन हाँ, हाफ वेव से अच्छा है, दोनों पार्ट को कर रहा है ये, मतलब पूरी वेव को रेक्टिफाई कर रहा है। इसमें बेटा एक की जगह दो डायोड यूज होती है, बस याद रखना ये कि इसमें एक डायोड की जगह दो डायोड यूज होती है। इसमें भी ट्रांसफार्मर लगा होता है स्टेप डाउन, जो मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर बस क्या है, एक बीच में सेंटर टैप नाम की चीज इस्तेमाल होती है। सेंटर टैप यूज होता है, सेंटर टैप टैप ट्रांसफार्मर यूज होता है, टॉप नहीं सेंटर टैप। अच्छा, एक तीसरी कैटेगरी का भी होता है बेटा जी रेक्टिफायर, जिसको ब्रिज टाइप रेक्टिफायर कहा जाता है, जिसमें एक नहीं दो नहीं, इसमें चार डायोड का यूज किया जाता है, चार डायोड्स का। ये भी फुल वेव की तरह पूरी वेव को रेक्टिफाई करता है। फायदा क्या, इसमें हमें सिंपल ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ता है। नो टैपिंग ट्रांसफॉर्मर रिक्वायर, नो टैपिंग ट्रांसफॉर्मर रिक्वायर्ड, बस यही इसमें फर्क होता है। ठीक है बेटा जी। तो ये थे डायोड्स के, ये थे हमारे किसके बारे में, ट्रांसफार्मर के सॉरी रेक्टिफायर के बारे में। अब अगला टॉपिक हमारा है ट्रांजिस्टर, लेकिन उसको आज नहीं, अपन उसको आगे वाली वीडियो के अंदर करेंगे, मतलब अगले जो कंसेप्ट है उसके अंदर उसको देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये एक नया टॉपिक है यार, इसको डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। ट्रांजिस्टर क्या है मेरे भाई, थोड़ा सा दिखा देता हूँ तुम्हें। ट्रांजिस्टर लास्ट वीडियो होगी इसकी सेमीकंडक्टर की, और चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब इसके बाद वाली वीडियो ट्रांजिस्टर, उसके टाइप्स थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा, मतलब इनके बारे में कुछ आ जाए तो। एम्पलीफायर के बारे में आया हुआ है बहुत बार एयरफोर्स में भी, तो एम्पलीफायर को डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उनको देखेंगे। एंड उसके बाद लॉजिक गेट, देखो लॉजिक गेट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी अपन डिस्कस करेंगे। और इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आपको मैं थैंक्स बोल दूंगा। तो जो बच्चा चैनल पे पहली बार आया
तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों को। हर बच्चा कम से कम 5 सब्सक्राइबर लाए इस चैनल के लिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।